नटन के संडे थिएटर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जो नाटक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है उथल-पुथल, जिसे लिखा है एंटोन चेखव ने और जिसका निर्देशन किया है श्री नीलकांत जी ने। नाटक शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने फोन साइलेंट या स्विच ऑफ पर कर दें। तो चलिए देखते हैं नाटक उथल-पुथल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं उनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, उनकी पेइंग गेस्ट हूँ। अपने रहने और खाने के पैसे भी देती हूँ, वो भी नियम से। और मैंने तो उनसे कोई कर्ज भी नहीं लिया कभी। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन कभी कभी चुप रहने में क्या हर्ज है। आग आग से नहीं, पानी से शांत होती है। ठीक है, चुप रहूंगी।
क्योंकि आप दिन में 2 बार घर से बाहर जाती हैं और अपना किराया देर से अदा करती हैं। अपने कमरे की हालत देखिए ना। हे ईश्वर, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। मुझे तो लगा था कि ये सभ्य, इज्जतदार और खानदानी रईस लोग हैं, तभी मैं यहाँ पर पेइंग गेस्ट की तरह। ये सब इज्जतदार और खानदानी, आपको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई? आप जानती हैं मैडम ने क्या किया? क्या किया मैडम ने? जी बताओ निशा, क्या किया? मैडम ने मेरे मैडम ने मेरे कपड़े उतरवा कर मेरी तलाशी ली। इससे ज्यादा बेइज्जती मेरी जिंदगी में आज तक नहीं हुई। रो मत निशा, उठो, चुप हो जाओ। इन बड़े कहलवाने वाले लोगों के सामने हम जैसे मामूली लोगों की कोई इज्जत नहीं। खैर, आप दूसरे शहर से आई हैं, इस घर में नहीं है, लेकिन आंटी, वो तो इस घर की सबसे पुरानी नौकर है। निखिल साहब जब बच्चे थे तब से आंटी इस घर में काम कर रही है। अरे मैडम ने तो उन तक की तलाशी ली। क्या? हाँ, अपने हाथों से इस घर के सभी लोगों को चोर और डाकू बतलाते हुए पत्ती गालियां दी। और वो निखिल सर, उन्होंने कुछ नहीं कहा? अपनी शक्की और आधी पागल बीवी से क्या कहते हैं, बस चुपचाप खड़े रहकर सब देखते रहे। जब और नहीं देखा गया तो चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन दीदी, आपको इन सब बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम को आपके सामान से कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, बात अलग है निशा। लेकिन इस तरह मेरे सामान की खाना तलाशी लेना कितना नीच और घटिया काम है। मैडम ने मेरा अपमान किया है, मुझ पर शक किया है। शक ही नहीं, बल्कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे सामान की खाना तलाशी ली है। और मैडम की इस नीच और घटिया हरकत के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। कौन देगा उन्हें सजा? आए दिन घर में पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े अफसर उनके यहाँ आते हैं, उनसे हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं। वो उन्हें सजा दे सकते हैं? आप दूसरे शहर से आई हैं, इस शहर में नहीं है। और आपके पिता, वो भी एक स्कूल में अध्यापक हैं, कोई ऊंचा पद नहीं है उनका। आप यहाँ पर बिल्कुल अकेली हैं। यहाँ आपका कोई दोस्त या हमदर्द नहीं है जो आपकी मदद कर सके।
ये लोग जैसा चाहे आपके साथ वैसा बर्ताव कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो निशा? मैं चुप रहूं? अपने इस अपमान पर एक शब्द ना कहूं? अरे मैडम ने मुझ पर शक किया है, मेरे सामान की तलाशी ली है, और तुम क्या चाहती हो? जब मैडम माया मेरे सामने आए तो मैं उन्हें उनकी इस नीच और घटिया हरकत के लिए धन्यवाद दूं। धन्यवाद मैडम। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। माना कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। तुम क्या करोगी? सोचूंगी, आवेश में तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अपने इस अपमान पर विरोध जरूर जताऊंगी। तुम जानती हो निशा, इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि बस भगवान मुझे कहीं से ढेर सारा पैसा दे दे और मैं इस शहर की सबसे शानदार ज्वेलरी शॉप पर जाऊं और वहां पर जाकर बहुत कीमती ब्रोच लेकर इस सभ्य महिला के मुंह पर दे मारूं। कहूं कि मैडम माया कभी भी किसी गरीब और असहाय व्यक्ति पर चोरी का शक मत करना और ना ही उसके सामान की खाना तलाशी लेना। मेरा भी यही मन करता है दीदी। आज तुमने उस पेइंग गेस्ट लड़की मालविका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके कमरे और उसके सामान की तलाशी लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ब्रोच वहां कैसे पहुंच सकता था माया? चुपचाप खाना खाओ निखिल। ब्रोच मेरा चोरी हुआ है, तुम्हारा नहीं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। वो तो तुम हमेशा से करती आई हो। तुमने कभी किसी की सुनी है? नहीं सुनी है ना? ठीक कहा तुमने, आगे भी नहीं सुनूंगी। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरा 2 लाख का ब्रोच चोरी हो गया है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों पर मैं इतनी मेहरबानी करती हूँ, जिन लोगों को मैं इतना प्यार देती हूँ, जिन लोगों के हर आराम का मैं ध्यान करती हूँ, वो मेरे एहसानों का बदला मुझे
मुझे परेशान कर कर। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते निखिल कि मैं सुबह से कितनी परेशान हूं। तुम्हारा क्या है, बस अखबार खोलकर बैठ गए, हो गई छुट्टी। रो भी लग रही हूं मैं। अरे माया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा तो बस इतना कहना है कि अगर तुम्हें उस पेइंग गेस्ट पर या अपने नौकरों पर शक हुआ था तो तुम्हें उनकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। पुलिस को जो ठीक लगता वो अपने आप करती। मैं पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और पुलिस भी तो यही करती ना। लेकिन माया, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे इस कानून को ज्यादा नहीं समझती। मैं बस इतना जानती हूँ कि हर इंसान को अपना कानून खुद बनाकर अपनी चीज तलाश करने का पूरा अधिकार है। और सच बात तो ये है निखिल कि मैं हर गरीब और जरूरतमंद इंसान को शक की नजर से ही देखती हूँ। ये लोग एक सेकंड में अपना पूरा एहसान भूल जाते हैं। इन लोगों की नीयत बदल जाती है। अरे खाना खाओ। खा लिया खाना, भर गया पेट तुम्हारी बातों से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। ये सब क्या है? तुम अपना सामान क्यों बांध रही हो? क्या हो गया? निखिल सर, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। यहाँ पर मेरा अपमान हुआ है, मेरे सामान की तलाशी ली गई है। मैं समझ रहा हूँ, बल्कि कुछ महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ गलत हुआ, बहुत गलत। लेकिन तुम ये जो कुछ कर रही हो ये भी गलत है। तुम्हारे सामान से तो कुछ नहीं निकला है। तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो। और जब तुम निर्दोष हो तो फिर घर छोड़कर क्यों जा रही हो? और वैसे भी तुम्हारा इस शहर में कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। कहां जाओगी? मैं जानता हूं मेरी बीवी शक्की, वहमी और गुस्सेबाज है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। तुम्हें उसके इस बेहुदे बर्ताव को माफ कर देना चाहिए। अरे हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है, ये सोचकर तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी खामोशी से साफ जाहिर होता है कि तुम बहुत नाराज हो। अच्छा ठीक है, अपनी बीवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और पहले की तरह यहाँ रहो। आपने तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, मुझे कोस रही है।
वजह से तुम्हारा और इस घर के नौकरों का अपमान हुआ है। आपकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। कैसे बताऊं? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। वो ब्रोच चोरी नहीं हुआ है, उसे मैंने उठाया है। क्या? आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरी बीवी मुझे खर्च करने के लिए 1 रुपया तक नहीं देती। और मजे की बात तो यह है कि ये सारा पैसा मेरा है, मेरे पापा का कमाया हुआ। उन्हीं पैसों से ये घर खरीदा है। अब ये घर और ये पैसा मेरा है। और वो ब्रोच मेरी मां का था, उसे भी मेरी बीवी ने हड़प लिया है। मैं अदालत नहीं जा सकता, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं पैसों के लिए अपने रईस दोस्त के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वो समझेगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूं। सारा समाज मुझे धनी और मालदार समझता है, जबकि मेरे पास अपने खर्च के लिए 1 रुपया तक नहीं। समझ गए या नहीं? तो अब तुम यहीं रुकोगे ना? यहां से कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं निखिल सर, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिस घर में आदमी अपना अपमान चुपचाप सहता हो, उसके प्रति कोई विरोध ना करता हो, अपने आक्रोश को किसी भी तरह प्रकट ना करता हो, चुप रहता हो और चुपचाप सब कुछ सहता जाता हो, ऐसे में इंसान कुछ समय बाद जीते जी मर जाता है, राख का ढेर बन जाता है। और निखिल सर, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं राख का ढेर नहीं बनना चाहती। मैं तो जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मालविका,